Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's begin with today's session. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ऑन हुज एडवाइस डज द गवर्नर अपॉइंट द मिनिस्टर. ठीक है, कि गवर्नर जो है वो किसके एडवाइस पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. तो जब सेंट्रल लेवल की बात आती है तो हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे. ठीक है, और स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के कहने पे. गॉट इट? बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर होता है. ये आर्टिकल 164 के अंडर में होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उसके कहने पे जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को. आर्टिकल 164. ओके, यही मेन बात थी याद रखने वाली कि अगर इस बार पूछा है कि कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होता है, तो नेक्स्ट टाइम पूछेंगे कि कौन से आर्टिकल से हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अनफर्ल्स द फ्लैग एट राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे. ठीक है, ये PYQ है, हम पहले भी देख चुके हैं ये चीज़, और अभी इन्होंने दोबारा पूछा है ये कि जो राजपथ पे रिपब्लिक डे वाले दिन जो है तो कौन वो करता है फ्लैग को. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, रिपब्लिक डे कब बनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को. ठीक है, और जब इंडिपेंडेंस डे हम बनाते हैं तो उसको ऐसे याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज नेहरू जी. ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जब फर्स्ट टाइम फ्लैग फहराया था तो नेहरू जी ने फहराया था. तो प्राइम मिनिस्टर फहराता है 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे पे फहराता है प्रेसिडेंट. ओके, तो प्रेसिडेंट विल बी द आंसर. ये रहा. इंडिपेंडेंस डे पे कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर होस्ट करता है फ्लैग 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे, और उसके बाद में ये रिपब्लिक डे वाला हम कर ही चुके हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द गवर्नर्स एमोलमेंट्स आर डिसाइडेड बाय. ठीक है, गवर्नर की जो गवर्नर का जो वेतन वगैरह है वो इनमें से कौन डिसाइड करता है. ठीक है, तो पहला है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट. ऑफ कोर्स पार्लियामेंट करते हैं, लॉ से सारी चीज़ें बनती है, तो पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक द लॉज. तो बाकी तीनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे. ओके, तो पार्लियामेंट विल बी द आंसर. इन दो में कंफ्यूज हो सकते हो आप कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट. ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा, पार्लियामेंट ही होगा. ठीक है, और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 158 में. सबसे पहला आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 164. ये एक्टिव रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. 164 में क्या था कि गवर्नर जो है वो CM के कहने से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और 158 में क्या है कि जो गवर्नर है उसका खुद का जो पैसे वगैरह जो भी है पार्लियामेंट जो डिसाइड करता है वो 158 में है. अरे बात समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मिनिस्टर्स इन द स्टेट. अरे यार, ये आंसर के आज बीच में ना आजकल गैप नहीं है तो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं. द मिनिस्टर्स इन द स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ. ठीक है, तो स्टेट के जो मिनिस्टर है वो किसके प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं? जब सेंटर में हमें पता है कि दे होल्ड द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट सेंटर पे, तो स्टेट लेवल पे कौन किसके प्लेजर पे? गवर्नर के. ओके, ये भी कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 164 में. सेम चीज़ है, गवर्नर ही अगर अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नर के ही प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करेंगे. तो आंसर विल बी आर्टिकल 164. मतलब आर्टिकल 164. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ईयर. सॉरी यार, ये बहुत ऐसे बीच में गैप नहीं आ रहा तो आंसर डायरेक्टली दिख रहा है. मैं नेक्स्ट टाइम से इस PDF में ध्यान रखूंगी. इन विच ईयर डिड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से ईयर में उन्होंने अज्यूम किया था ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आंसर विल बी, आपको सबको पता है फर्स्ट जो चला था इलेक्शंस हुए थे उसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था कैबिनेट वो 1952 में हुआ था. ठीक है, तो 1952 विल बी द आंसर. नेक्स्ट देखो, अब ये तो हो गया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात. ठीक है, आप मुझे बताओ कि जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी वो कौन से ईयर में बनी थी और वो कौन थी? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which article of the Indian Constitution mentions that the president shall, notwithstanding the expiration of his or her term, continue to hold office until his successor enters upon his office? ठीक है, कि प्रेसिडेंट की अगर टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जा रहा है उसके बाद में भी उसका ऑफिस नहीं छोड़ना है जब तक उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जा रहा है. तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 56 में मेंशन है. आ रही बात समझ में? क्वेश्चन भी 356 है और आंसर भी 56 है. तो आर्टिकल 356 में मेंशन है टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है, उसका 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में वो वैक्यूम नहीं क्रिएट का होना है सेंट्रल लेवल पे. तो जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक ऑफिस नहीं छोड़ना है. तो ये कौन से में मेंशन है? आर्टिकल 56. 61 में क्या है? इम्पीचमेंट. इसको ऐसे याद रखना, 60 के बाद 61 में हम रिटायर कर रहे हैं, हम इम्पीच कर देंगे प्रेसिडेंट का अगर वो नहीं हट रहा है. तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करना. और उसके बाद में जो 58 जो है ना उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह है कि इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेसिडेंट का तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी 58 में. अरे बात समझ में. नेक्स्ट देखते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म.
ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि जो अगर वैकेंसी क्रिएट हो जा रही है, प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो चुका है, तो उसके वहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वहाँ पे इलेक्शन करना है, तो हमें बताओ ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो 61 में हमने क्या पढ़ा कि अगर टर्म एक्सपायर होने से पहले, टर्म अगर एक्सपायर हो भी जाता है उसके बाद में भी प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं छोड़ेगा जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता। ठीक है, और ये जो है, ये जो इसमें बात कह रहा है वो आर्टिकल 62 में मेंशन है, और ये ऐसे कह रहा है कि इलेक्शन का मेंशन है कि उसका जो वैकेंसी क्रिएट होने से पहले, टर्म एक्सपायर होने से पहले तुम्हें इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। तो ये जो इलेक्शन की बात है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 62 में मेंशन है। ठीक है, 61 में तो ये कि वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा, 62 में है कि वो इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं टर्म एक्सपायर होने से पहले। आ रही बात समझ में? ये रहा 62 इलेक्शंस टू फिल रेगुलर टर्म वैकेंसी। ओके, और 62 में ये भी है कि अगर सडन वैकेंसी आ जाए कि डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे या रिमूव कर दिया जाए उनको, तो उस टाइम जो है वो जो इलेक्शन है वो विद इन 6 मंथ्स कंडक्ट करवाना होता है। अरे बात समझ में? देखो इसमें ना एक चीज़ ये होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स होते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर देता है, पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वहाँ पे अगर वैकेंसी आ जाती है तो एज सून एज पॉसिबल उनको इलेक्शन करवाने होते हैं। गॉट इट? ये हम पढ़ गए थे, 59 वाला नहीं पढ़ा था ना अपन ने, तो 59th में क्या है कि ऑफिशियल रेजिडेंस और वगैरह वो सारी चीज़ें मेंशन है। स्पेसिफिक कंडीशन है प्रेसिडेंट के ऑफिस की कि वो मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, उसके ऑफिशियल रेजिडेंस में रहेगा बिना रेंट वगैरह के, तो ये सब आर्टिकल 59 में मेंशन है। अरे बात समझ में? 61 में इम्पीचमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, 60 में ओथ है। इसका याद रखना कि 59 में हम आपको ऑफिस की डिटेल्स वगैरह बता रहे हैं, 60 में तुम्हें ओथ दिला रहे हैं और 21 में तुमको इम्पीच कर दे रहे हैं। ठीक है, 59 में तुमको कंडीशन बताई तुम्हें ऑफिस में कैसे रहना है, 60 में तुम ऑफिस में ओथ लो, तुम्हें समझा दिया अब तुम ओथ ले लो, और 61 में तुम्हें हम इम्पीच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ के आए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सेकेंड जो थे वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, 1962 में 10 साल बाद पहले जो थे वो थे राधाकृष्णन जी, और सेकेंड में जो थे जाकिर हुसैन जी। ओके, इनका 1962 से टेन्योर स्टार्ट हुआ था, 67 में ख़त्म हो गया था। जो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी, और उसके बाद में ये जो कृष्णा कांत जी थे वो 10th थे। तो इनका थोड़ा सा नंबरिंग याद होना चाहिए। फर्स्ट राधाकृष्णन जी, 3 याद रखना। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और फिर वीवी गिरी, 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 112, देखो ये आर्टिकल 110 के आसपास क्या है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल वगैरह ना, उनसे रिलेटेड बात की गई है, तो अपन इनको पढ़ते हैं पहले। आर्टिकल 112 प्रोवाइड्स फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द यूनियन लेवल, हम सबको पता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 202 प्रोवाइड्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द स्टेट लेवल विच लेड बिफोर द लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इतना गैप इन दोनों के आर्टिकल में बता रहा है कि हाँ ये यूनियन का होगा और ये स्टेट का होगा, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, ये रहा 112 में सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूनियन का, और 202 में सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट का, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। बस ये आर्टिकल याद रखना है, 112 और 202। ठीक है, 112, 202। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेंडिंग फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, इट इज कॉल्ड एज। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देखो मनी बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, उनको वो होल्ड पे नहीं रख सकता। ठीक है, उसमें एसेंट देना ही देना होता है उसको। ठीक है, वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। लेकिन अगर किसी और बिल को प्रेसिडेंट अपने पास रखता है बिना किसी टाइम पीरियड के कि भाई वो 2 दिन में दे देगा, 2 महीने में दे देगा, अपने पास ही रख रहा है, तो उस वीटो को हम क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट बहुत लार्ज है और ये किसी और प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। पॉकेट वीटो सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। ओके, तो आंसर विल बी द सी। उसके बाद में ऑब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? विद होल्डिंग एसेंट नहीं देना है और बिल कंप्लीटली खत्म ही हो जाता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो वो होता है कि तुम रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हो। एब्सोल्यूट में तो तुमने बिल ही खत्म कर दिया। सस्पेंसिव में क्या किया तुमने? वापस भेजा कि भाई इसको रिकंसिडर करो और वापस भेजो। ओके, उसके बाद में जब वापस आएगा तो सिंपल मेजोरिटी से आ जाएगा। उसके बाद में प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना पड़ेगा। तुमने रिकंसिडर किया, हाउस ने वापस सेम भेज दिया, तो भी तुमको एसेंट देना पड़ेगा, अगर वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास करके भेज रहे हैं तब भी। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस टेक्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर
ठीक है, गवर्नर ऑफ किसी इंडियन स्टेट का है, अगर वो अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले वो ओथ ले रहा है तो वो किसके सामने लेगा, मतलब किसके समक्ष लेगा, हिंदी में कहें अपन तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके सामने लेंगे ओथ। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 159 में। ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनके आगे लेंगे। जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है उस अपॉइंट करता है गवर्नर को अंडर हिज हैंड वारंटेड सील। अरे बात समझ में, ये आर्टिकल 155 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अंडर हिज हैंड वारंटेड सील, और जो 159 में वो है कि ओथ किसके सामने लेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। नेक्स्ट देखते हैं, What is the duty of the chief minister as mentioned under article 167 of the Indian Constitution? आर्टिकल 167 में मेंशन है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी में बताना है। सबसे पहले अगर आपको आर्टिकल में नहीं पता तो हम चारों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हमें लगेगा कि इनमें से कोई नेगेटिव चीज़ है या ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई काम नहीं करता तो उनको एलिमिनेट करेंगे। और अगर चारों ही सही है तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन बता पाएंगे कौन से आर्टिकल की बात हो पा रही है। ओके, सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, ये काम होता है चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल। अब एक बात बताओ मुझे, जो लास्ट के ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों ही अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। और हमें पता है कि जो गवर्नर है सारी चीज़ें उसके नेम के अंडर में होती है, ये चाहे करे वो सारी चीज़ें ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, बट करते सारे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, गवर्नर करता है। यहाँ पे सारे में क्या बात करें, अपॉइंट करेगा, रिमूव करेगा, अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा, ये सारे काम चीफ मिनिस्टर को दे दिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ही इनकरेक्ट है। चीफ मिनिस्टर के ऐसे काम नहीं होते हैं मतलब कुछ अपॉइंटमेंट्स में होता है बट इतना क्लियर नहीं। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। पर यहाँ पहला आंसर यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है, जितने भी डिसीजन लेगा चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो गवर्नर को कन्वे करना है। ठीक है, वो किसका काम होता है, चीफ मिनिस्टर का, अंडर आर्टिकल 167 ये रहा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी गवर्नर के पास है। एडवाइस चाहे चीफ मिनिस्टर करता हो पर करेगा कौन ये काम, गवर्नर करेगा। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर, ये मेंबर्स करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, आर्टिकल 178 में। और एडवोकेट जनरल को फॉर्मली कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, सीएम नहीं करता है। मैंने बताया था आपको अपॉइंटमेंट वगैरह ऐसे नहीं है, जो ऑफिशियली जो लिखा होता है ना, एक अपन को जो रियल में हो रहा है वो नहीं, जो ऑफिशियली जो चीज़ हो रही है उस पर फोकस करना है। हु अमंग द फॉलोइंग, अब जैसे नोटबंदी आई थी, ठीक है, तो वो विदाउट आरबीआई गवर्नर और ऐसे चीज़ें करके बिना कमेटी के ये चीज़ें नहीं होती है। और अगर वो पीएम मोदी जी ने अपने आप से वो डिसीजन लिया तो अपन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। वो ये बोलेंगे कि हमने डिस्कशन किया, चीज़ें हैं, ये है, वो है। जो रियल में हो रहा है और जो पेपर वर्क है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तुम रियल के बेसिस पे पेपर वर्क को डिनाई नहीं कर सकते हो। तो जैसे ये सीएम वाला हम अभी करके आए, अरे बात समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन से प्राइम मिनिस्टर का था, तो चंद्रशेखर जी का था सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर। ठीक है, क्योंकि वीपी सिंह भी थोड़े टाइम के लिए रहे थे, ये भी रहे थे, और ये गुजराल जी भी रहे थे, तो काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह ले आए थे। तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर चंद्रशेखर जी का था, एंड विच वॉज रफली 7 मंथ्स। ठीक है, 1990 में बनाया था इनको, और ये 8th प्राइम मिनिस्टर थे और सिर्फ 7 महीने रहे थे। 8th प्राइम मिनिस्टर थे, 7 महीने रहे थे और 90s के टाइम पे रहे थे। ठीक है, तो इसका याद रखना 879। और चंद्रशेखर चांद से याद रखना कि भाई जैसे कभी अमावस्या हो रही है, चीज़ें हैं तो नहीं दिख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से इनको याद रख लेना इनका नाम कि ये एज अ शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, बाकी सब जो हैं जैसे वीपी सिंह जी है, HP देवेगौड़ा है या गुजराल जी है, तो वो 11 मंथ्स के लिए रहे थे। ओके, और ये सब 90s के आसपास ही हैं। देखो 1989, 1996, 1997, और इनका वो जो सीक्वेंस है ना वो भी याद रखना, वीपी सिंह, देवेगौड़ा और गुजराल जी। ठीक है, इसको ऐसा याद रखना। एक सेकेंड, इसको अपन देखते हैं। पंजाब से पंजाब, गुजरात, फिर गुजरात, ऐसे करके जो भी आप देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, गुजराल। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है ना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, सिंगल टेन्योर 13 दिन के लिए बने थे वो। बाद में आगे जाके वो दोबारा जो बने थे तो लॉन्गेस्ट टेन्योर था उसके, वैसे उनका जो है वो शॉर्टेस्ट टेन्योर यही था 13 दिन के लिए। ठीक है, और उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो भी एक्टिंग बने थे, वो भी 13 दिन के लिए बने थे।
ठीक है। तो वैसे शॉर्टेस्ट इनका है, अगर इनका ऑप्शन आ जाता तो ये इनका वो सही हो जाता, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 13 दिन के लिए ही बने थे, और गुलजारी लाल नंदा जो एक्टिंग थे बट वो भी 13 दिन के लिए बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो ये वाला जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 263 जो है उससे बनता है ये इंटर स्टेट काउंसिल। इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल है तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह होगा तो प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेयर करेगा और ये कह रहा है कि बाकी जो 4 मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो नॉमिनेट होते हैं, 4 नहीं होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओके। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स, करेक्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है तो बाकी के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके मेंबर्स होंगे। इंटर स्टेट काउंसिल नाम से समझ आ रहा है, अगर प्रेसिडेंट इसको हेड करता तो जो मेंबर होते वो गवर्नर होते, ठीक है। तो जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर है ना स्टेट लेवल पे, तो इंटर स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होते हैं, आर्टिकल 263 में मेंशन है, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, नॉट 4, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओके। आंसर आ गया 1, 2 एंड 4 ओनली। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। हम ऊपर क्वेश्चन करके उससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि कागजों में यही लिखा होता है कि अपॉइंटमेंट्स वाली चीज़ें जो है सेंटर पे प्रेसिडेंट और वहाँ पे गवर्नर देख रहा है, ठीक है। अगर कोर्ट के जजेस वगैरह की बाकियों की जो अंदर जो लोअर लेवल पे होते हैं वहाँ पे अपन इनको देख सकते हैं कि भाई चीफ इनसे रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, चीज़ें हैं, बट ऑफिशियल वर्क में जो है अपॉइंटमेंट का अगर आपको नहीं पता तो प्रेसिडेंट विल बी द आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 124 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू अपॉइंट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के हर जज को, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन इंडिया, ठीक है। किसी गवर्नर की क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा गया है हमसे। अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन इज 30 ईयर्स, नहीं, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, ओके। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ 25 साल एज चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, चीफ मिनिस्टर नहीं करता, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट करता है, ओके। आर्टिकल 239 एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट, ठीक है, कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। और जहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे उनको करेगा, खुद जाके वहाँ पे अफेयर्स नहीं देखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं किसी यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास तो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और बाकी जो है फिर भी मतलब उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर, फिर भी जो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का उसको कौन करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। चाहे तुम्हारे पास असेंबली हो, चीफ मिनिस्टर, कुछ भी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल अपॉइंट समवन, ठीक है, एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल याद रखना प्लीज, आर्टिकल 239(1), ओके। नेक्स्ट देखो, Which of the following statements are correct regarding the benefits of the retired president of India? रिटायर्ड प्रेसिडेंट है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अ मंथली पेंशन ऑफ 2.5 लाख रुपए, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये होता है पेंशन, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन है ना इंडिया में, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। और जो प्रेफरेंस वाला ऑर्डर होता है उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ही आ रहा है। He or she is entitled to a secretarial staff comprising a private secretary, a personal assistant, and an additional private secretary, 2 peons, and office expenses up to 1 lakh per annum. ठीक है, कि वो जो है वो एंटाइटल्ड है कि उनके पास एक सेक्रेटरियल स्टाफ होना चाहिए, उसके अंदर में जो भी है XYZ चीज़ें लिखी है उन्होंने, तो ये है, मतलब दिस इज़ द थिंग,
उसके बाद में थर्ड क्या है, ही और शी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू फ्री हाईएस्ट क्लास ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया कम पेड बाय वन पर्सन बाय रेल, एयर और स्टीमर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ए बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हीरा, प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट गवर्न्स द जो पोस्ट रिटायरमेंट अलाउंसेस और बेनिफिट्स है वो, तो तुम्हें पढ़ के ऐसे नहीं होगा भाई वाओ ये मिलता है इतना मिलता है ये वो चीज़ें, बट ये होता है, ये चीज़ें मिलती है उनको। ओके, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। उनमें से इनमें से चारों में से कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जो प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन भी रहा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे, देखो वीवी गिरी जी तो हम पढ़ के आए थे, 11 महीने कुछ रहे थे ये, और के नारायण, रामास्वामी वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ही वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। मतलब 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट बताना हमें। तो इसमें हम देखते हैं सेकेंड, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शन। ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, जब वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट के टाइम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम नहीं करते हैं। इनकरेक्ट, एक सेकेंड, इनकरेक्ट नहीं मतलब करेक्ट। ठीक है, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर है वो डू नॉट पार्ट इन हिज इलेक्शन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबको पता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। He can be removed from his office by the president approved through a resolution passed by the लोक सभा एंड राज्यसभा। इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से कि उस रेजोल्यूशन से जो पास किया जाए वह लोकसभा एंड राज्यसभा, और जिसको प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर दे। तो इसमें इनको पास करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा को मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, फिर इनका रिमूवल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और बाकी ऊपर वाले 3 करेक्ट है। ठीक है, ये देखो, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूव थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा राज्यसभा, इनकरेक्ट है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन अफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा पास करेगी और सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा पास करेगा, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट से नहीं रिमूवल हो पा रहा है। ओके, next question, the emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office are charged on consolidated fund of India. कॉमन सेंस, सारी चीज़ें कंटीजेंसी फंड तो इमरजेंसी के टाइम हम यूज़ करते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड अलग होता है, एस्टिमेट्स फंड अलग होता है, तो हर जगह हम लक्ष्मीकांत में बार बार ये वर्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो लक्ष्मीकांत को बाइबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें जो सेम चीज़ है वो बार वही चीज़ आप गवर्नर में पढ़ रहे हो, वही चीज़ आप आगे प्रेसिडेंट में पढ़ रहे हो, सेम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो, तो जब आप आंसर करते हो तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि आप एक ही लाइन उसमें बार चीज़ें अलग अलग जगह लिखी हुई है, सेम चीज़ रिपीट हुई है, तो आप चीज़ें समझ पाते हो। ठीक है, फिर भी हम आर्टिकल देख लेते हैं एक बार इनका। आर्टिकल 266 में मेंशन है ये कि जो प्रेसिडेंट की चीज़ जजेस की और सीएजी वगैरह के हैं, तो ये कहाँ से चार्ज होगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, कंटीजेंसी फंड 267 में और पब्लिक अकाउंट्स 266 के सेकेंड वाले में। तो ऐसे याद रखना 266 267 के आसपास जो है ये फंड्स वगैरह की बात की गई है। ऐसे पास ही देते हैं आर्टिकल, पर थोड़ा आर्टिकल याद रखोगे ना तो चीज़ें हो जाएगी। याद रखना बस कि 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 2 में पब्लिक अकाउंट्स और इमरजेंसी 67 में। ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, करेक्ट है। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, करेक्ट है। When he resigns or dies, it has no effect in the functioning of the council of ministers. एक बात बताओ, जब इन्होंने एलोकेट किए पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स को कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट ये वाला मिनिस्टर देखेगा, तो इनके रिजाइन होने के बाद कंप्लीट कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, उनका फिर कोई रहता ही नहीं, फिर जो नया वो आता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चीज़ें होती हैं, तो नो इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट ऑफकोर्स इफेक्ट होता है फंक्शनिंग पे। ठीक है, ये बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो इफेक्ट इन द फंक्शनिंग। मतलब अगर एक लोकल लेवल पे सरपंच भी अगर ऐसे एकदम से वैकेंसी आ रही रिज़ाइन कर दे रहा है, तो उनके वहाँ पे भी पंचों के बीच में जो फंक्शनिंग है उस पर इम्पैक्ट आता है, तो ये तो चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है।
ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मिर्ज़ापुर है तो उसमें वो जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक्सपायर होते बाद में उनकी डॉटर को बनाया गया था, तो उनकी जो फंक्शनिंग है उस पर इम्पैक्ट आया था। वो पोर्टफोलियो से इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं एंड काइंड ऑफ, तो थोड़ा सा उसको रिलेट करके देखना कि नो इफेक्ट इन द फंक्शनिंग है, बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर 2 करेक्ट है। 4th देखते हैं, द गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स ऑन हिज रिकमेंडेशन। बेसिक है, सबको पता है, गवर्नर अपॉइंट्स ऑन एडेड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है ना तब। नेक्स्ट देखो, ये देखो चीफ मिनिस्टर की ये है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। अरे बात समझ में, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है अगर ये रिज़ाइन करता है या डेथ हो जाती है तो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट नहीं करता है? ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स प्रेसिडेंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट नहीं करता है। ठीक है, ये जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पहला कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे ये सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया का। इसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता है, इसको एक अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, वो अपॉइंट करती है किसको? सॉलिसिटर जनरल को। ओके, अटॉर्नी जनरल का कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 76 में। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से थर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अब इसका आंसर आपको बताना है। हम करके आए थे, पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड कौन थे? जाकिर हुसैन। थर्ड कौन थे? वीवी गिरी। वो अभी ऊपर क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया PYQ, वीवी गिरी विल बी द आंसर। ये रहा, राधाकृष्णन जी फर्स्ट थे, जाकिर हुसैन सेकंड, फिर वीवी गिरी। ठीक है, फोर्थ कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक और फिर BD जट्टी। ओके, इनके नाम, इनका सीक्वेंस याद रखना, राधाकृष्णन, हुसैन, गिरी, स्वरूप पाठक और जट्टी। ओके, एक सेकेंड, इसको ऐसे याद रखना, कुछ बनाते हैं इसका। किसी ने बोला सर्वपल्ली है राधाकृष्णन, किसी ने बोला सर्वपल्ली है जाकिर हुसैन, बट हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम हमारे स्वरूप को, मतलब हमारे फेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे बीड़ी पीते हैं और मौज करते हैं। ठीक है, इतने गिरे हुए लोग हैं, स्वरूप और बीड़ी, इसको मतलब कुछ भी बना के आप याद कर लेना ताकि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, ये पिछली बार जो है ये जैन में जो UGC नेट हुआ था पॉलिटी का, उसमें भी ऐसे सीक्वेंस बहुत पूछे गए थे, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो कैसे भी याद करो, कुछ भी अनाप शनाप तुम वो बनाओ ट्रिक्स, बट तुमको याद करना इंपॉर्टेंट है। ओके, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो उसका इलेक्शन करवाना, कितने दिन में उसका इलेक्शन करवाना है नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो होता है विद इन 60 डेज। ठीक है, 60 डेज विल बी द आंसर। ये रहा। ओके, ये कौन से वाले कहाँ मेंशन है? ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में मेंशन है कि एट मोस्ट 60 डेज प्रायर टू द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब टर्म एक्सपायर होने से 60 दिन पहले तुम इलेक्शन करवा लो ताकि वैकेंसी क्रिएट ही ना हो, वैक्यूम क्रिएट ही ना हो। ओके, एट मोस्ट 60 डेज प्रायर टू द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द आउटगोइंग ऑफिशियल। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से जुडिशियल क्वेश्चन आएंगे। Who among the following is the final interpreter of the Indian Constitution? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर यही होता है, कुछ भी लिखा होता है, जैसे जो ये है प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, तो इस पर बहुत लंबी डिबेट चली थी, कोई उस कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है, तो बहुत सारे जो कोर्ट के डिसीजन आए थे उसके बाद में फाइनल हुआ था कि भाई हाँ ये पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ मॉब लिंचिंग?
ठीक है, मतलब जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर किसी इंसान को मार दे रही है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या हुई अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। हाउस अरेस्ट, इतनी मार ही दी, किसी को पनिश कर दिया है, मतलब जो मॉब लिंचिंग है, मार ही दिया है किसी को, तो उसके लिए हाउस अरेस्ट नहीं, सिर्फ फाइन लगा दिया ये भी नहीं, तो या फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, क्योंकि फिर तो इस हिसाब से भीड़ आके किसी को भी सल्टा देगी, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, 103 में। नेक्स्ट देखो, which of the following statements is correct in the context of constitutional interpretation and judicial doctrine। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से ये नहीं पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही होना चाहिए, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्रिन। ओके, तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइंस द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर अंडर आर्टिकल 368। बहुत ही बकवास बात है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर आपने बेसिक से पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 1972 में केशवानंदा भारती केस में जुडिशियल इन्वेंशन है। उसमें क्या हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग एक चीज़ लेकर आए थे, कोई कह रहा था कि फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं, कोई कह रहा है फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आई थी कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। 2015-16 में वो एक एक्ट लेकर आए थे जिससे जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमेटी करेगी जिसमें सेंटर इन्वॉल्व होगा, ये वो, तो उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना कि भाई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको ब्रीच कर रहा था वो। और बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहना चाहिए, मतलब ये पार्ट है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये एक पार्ट है जो इसमें मेंशन है, तो तुम उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हो। ये जुडिशरी का इन्वेंशन था, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ही नहीं मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बात तो डिफाइन करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, द जुडिशरी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ स्पिरिट बेस्ड इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रिक्टली फॉलोज द रिटन टेक्स्ट। अगर स्ट्रिक्टली रिटन टेक्स्ट मानते हैं हम लोग, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ, उसके अंदर हमने ऐड किया है कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। ये वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि तुम जिससे शादी करना चाह रहे हो तुम्हारी शादी उससे करने का तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, ये वहाँ नहीं लिखा हुआ है। पर ये राइट टू लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशरी का इन्वेंशन है। ये कह रहा है कि जुडिशरी जो किताब में लिखा है बस उसी को इंटरप्रेट करती है, जो इसमें लिखा है बस वही है, राइट टू लाइफ। बस तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है, तुम जिंदा रह रहे हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं चाहिए, इसका मतलब तो ये होता है। पर ऐसा नहीं है, जुडिशरी टाइम टू टाइम अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करती है उस चीज़ का, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो मैं समझा रही थी फर्स्ट वाले में आपको, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। द पार्लियामेंट कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स दैट रिपेल जुडिशियल प्रिंसिपल्स विदाउट लिमिटेशन। पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट्स ला सकता है कि जो जुडिशियल, देखो जैसे जुडिशरी ने कोई चीज़ें लाई, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर लाया, तो पार्लियामेंट जो है ना वो उसको अमेंड कर सकता है कैसे भी, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसकी जी में वैसे कर रहा है विदाउट लिमिटेशन। एनार्की थोड़ी है, हिटलर थोड़ी बैठा है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट है, लिमिटेशन तो होगी ना, इसीलिए तो जुडिशरी लाए हम लोग ताकि पार्लियामेंट पे लिमिटेशन लगा सके। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, According to the Section 21 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which of the following statements is correct regarding the trial of offences under Section 64 to 71 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023? पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि सेक्शन 21 में क्या लिखा हुआ है ना, हमें ये पता है कि सेक्शन 64 से 71 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आप खुद से इनको सॉल्व कर पाओगे कि इसमें आपको क्या करना है। ओके, करेक्ट पूछा हमसे, द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ डीएसपी एंड अबव। अभी शायद आपको आवाज़ मेरी थोड़ी अलग आए, मैंने अभी जगह चेंज की अपनी। आई वॉज बट डिस्टर्ब्ड, अभी मैं बाहर हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मतलब मैं बहुत पूरा कोशिश करूँगी अभी मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसको। ख़त्म होने वाला लाइक जस्ट 400 तक करना है, मैं 21 क्वेश्चन और बचते हैं अभी। तो क्या बता रही थी मैं आपको, तो जैसे हमें नहीं पता है ठीक है कि सेक्शन 21 या क्या है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ढंग से अपन इनके ऑप्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले, द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डीएसपी एंड अबव, ठीक है। दीज ऑफेंसेस मस्ट बी ट्राइड ओनली इन अ हाई कोर्ट अंडर अ मेल जज,
ठीक है, आज तक हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं आया है जो मेल को इतने राइट्स दे रहा हो कि भाई मेल की सुनवाई सिर्फ मेल जज करेगा। ठीक है, ऐसा तो होता है कि फीमेल का जो केस चल रहा है उसमें जो जज होगा वो सिर्फ फीमेल होगी, बट मेल को इतना कुछ नहीं है अभी, अपने देश में तो नहीं है एटलीस्ट। तो ये जो है इसको तो आप बिना सोचे समझे इसको तो क्रॉस ही कर दो। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, such offenses are exclusively triable by executive magistrate। ठीक है, कि ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं उनको एक्सक्लूसिवली कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। These offenses shall as far as practicable be tried by a court presided over by a woman। एक चीज ध्यान देना, exclusively must be only, ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। अब देखो ध्यान से, इनमें से ये एकदम प्रेशर वाले वर्ड्स है, एक्सक्लूसिवली, ओनली, करना ही पड़ेगा, सिर्फ यही करेगा। इसमें कह रहा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना तुमको प्रैक्टिकेबल लग रहा है ऐसे केसेस जो है वो वुमेन ही प्रिजाइड करे। सबसे पॉजिटिव सबसे ठीक स्टेटमेंट यही है, और ऐसे आते हैं स्टेटमेंट्स। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंख बंद करके इसको टिक करो, पर थोड़ा सोचो बैठ के, ठीक है, कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल, तुमको जैसा इसमें तुम कमी निकाल ही नहीं सकते हो कि जहाँ जहाँ तक तुमको पॉसिबल लगे, सही लगे, तब तक वुमेन प्रिसाइड करनी चाहिए ऐसे केसेस में। ठीक है, प्रैक्टिकेबल हो, अवेलेबिलिटी हो, जो भी चीज़ें हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। इनमें से कौन से हाई कोर्ट के पास जो है ज्यूरिसडिक्शन है मोर देन वन स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जिनके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट पे, तो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है? तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है, पटना भी नहीं है, बिहार में ही, केरला का सिर्फ केरला में गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसका जो है वो ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो कहाँ है? उसका असम में है, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन किसके ऊपर है? असम में, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन चारों स्टेट्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन है। याद रखना इन स्टेट्स का नाम, कंफ्यूज नहीं होना है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, असम का अरुण जो है वो राम जी के लैंड पे गया। ठीक है, असम का अरुण राम जी के लैंड पे गया हाई कोर्ट के लिए। कहाँ गया? गुवाहाटी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट वाइड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 30 देता है या आर्टिकल 32 देता है? ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। यही तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट तो नहीं देखता ये चीज़ें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, तो ये उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, ये ऐसा नहीं ओरिजिनल विच मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओरिजिनल ये राइट है, ये हाई कोर्ट से ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कोई केस है वो हाई कोर्ट में हार जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है, तो वो ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है इंडिया वर्सेस स्टेट्स। The Supreme Court of India has very wide advisory jurisdiction over all the courts and tribunals in India। नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता है। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो एडवाइजरी पावर है ना, एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत वास्ट है सारे कोर्ट्स और सारे ट्रिब्यूनल्स में इंडिया के, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मिलिट्री कोर्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चलती है, तो ये हो गया इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। The original jurisdiction of the Supreme Court can be exercised by a certificate granted by the High Court। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको वन हैंडली उसको वो कर सकता है, ज्यूरिसडिक्शन अपना एक्सरसाइज कर सकता है, उसके लिए उसको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नहीं चाहिए, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए चाहिए। वर्ड्स पे ध्यान देना। ओके, ये देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, विच इज आर्टिकल 132 और 133। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, जो फर्स्ट एवर मोशन लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उनको हटाने के लिए, तो जो सबसे पहला मोशन लाया गया था, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब देना है। द फर्स्ट मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज वाज साइंड इन 1991 बाय 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
ठीक है। तो वैसे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो सबसे पहला लेकर आए थे वो जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट में लेकर आए थे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है 1991 में, और 108 मेंबर ने इस जो मोशन है उसको साइन किया था, ठीक है। इट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर एलिज्ड मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। ये नहीं, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें करेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट मोशन टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज, वो कब लाया गया था? 1991 में। 108 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इसको साइन किया था अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है। वो किस लिए? कि उन्होंने जो मिसकंडक्ट किया था, उनका जो टेन्योर था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ओके, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अरे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा, पंजाब और हरियाणा इलाहाबाद हाई कोर्ट के नहीं थे, जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट में लाए थे 1991 में 108। इसका ऐसा याद रखना, रामास्वामी 108 और पंजाब हरियाणा 1991। नेक्स्ट देखते हैं, Which article of the Constitution of India grants power to the President to appoint judges of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में है? तो 124(2) में है वो, ठीक है। अपॉइंटमेंट करने की पावर 124(2) में। नेक्स्ट सीखते हैं, बाकी 123 में भी देख लेते हैं। 123 में तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। और 127 में जो है वो क्या है? अपॉइंटिंग एडहॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट इफ quorum इज लैकिंग। एडहॉक जजेस, जैसे मान लो quorum नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो एडहॉक यानी टेम्पररी जजेस अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो उसका कहाँ मेंशन है? 127 में मेंशन है। और 128 में ये मेंशन है कि भाई रिटायर्ड जज है, उनकी जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, उनसे रिलेटेड जो मैटर है वो 128 में है। 127, 128 और 124 में क्या है कि अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। अपॉइंटमेंट कहाँ है? 124 में। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन कितने अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितना चीफ जस्टिस और कितने जज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो ये आंसर विल बी 33 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस, ओके। टोटल कितना है? 34 हो गए, चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस। इसको अमेंड कब किया था हमने? ये कैप कब सेट की थी? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 डील विद हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, ठीक है। 214 से 221 जो है पार्ट 6 में वो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट से के बारे में बात करता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रोसेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये तो बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है कि सारे आर्टिकल्स है तो उनमें ये चीज़ें तो मेंशन ही की होगी। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे याद रखना 214 और 231 में पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में मेंशन है, ओके। एक सेकेंड, इसको ऐसे देखो, 3, 4, 5 और 6, इनका एडिशन कितना हो रहा है? 6, और इनका एडिशन हो रहा है 7, और पार्ट कौन सा है? 6। तो तुम देख लो इसको, जैसे भी तुम इसको याद कर पा रहे हो। 214 से 231 15-16 कुछ आर्टिकल हैं पार्ट 6 में। Which writ is issued by a high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? कौन सा रिट इशू किया जाता है कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर उसका जो लोअर कोर्ट है वो उसके जुरिस्डिक्शन अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है? कोई लोअर कोर्ट है, उसका इतना सा दायरा है और वो इस दायरे से बाहर जाके काम कर रहा है, तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है तो वो कौन सा रिट लागू करेंगे, कौन सा रिट इशू करेंगे? देखो, क्यों वारंट होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी? हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, हम पिछली वीडियोस में करके आए थे ये। और ये है सर्टिरारी और प्रोहिबिशन, ठीक है। इसका होता है क्योर, इसका होता है प्रिवेंशन, ठीक है। कोई चीज़ उन्होंने कर दिया है, उसके बाद में हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो वो क्योर इसमें आएगा, और प्रोहिबिशन में प्रिवेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यही डी विल बी द करेक्ट आंसर। गोइंग बियॉन्ड इट्स, प्रोहिबिशन, रोक देंगे उसको, प्रतिषेध कर देंगे, टू फॉरबिड, ओके। और सर्टिरारी तो मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। इशू ऑर्डर हो गया है, ठीक है, उस ऑर्डर को हटाने के लिए ये क्या चाहता है। और ये है टू फॉरबिड, रोका जाना कोर्ट को,
In which judgment did the Supreme Court extend the scope of Article 21 and observe the right of to education flows directly from right to life? कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो ये है कि राइट टू एजुकेशन भी है, वो भी राइट टू लाइफ के अंडर में आता है? तो ये कौन से कोर्ट केस में बोला था? तो ये बोला था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसको ऐसे भी याद रख लेना कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो एजुकेशन है वो ज़्यादा है, तो ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर बाय दिस कि स्टेट ऑफ कर्नाटका मोहिनी जैन 1992। बाकी के जो 3 केसेस वो हम देख लेते हैं किससे रिलेटेड थे। निर्जा चौधरी जो केस था वो किससे है कि भाई जो बॉन्डेड लेबर्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनसे रिलेटेड बात करता है। खड़ग सिंह जो केस है वो बात करता है कि भाई राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। जब जैसे पुलिस है तो रात में जैसे रेजिडेंस पे पुलिस आ रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं तो पुलिस से रिलेटेड जो है वो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है खड़ग सिंह। मलक सिंह केस जो है वो करता है कि पुलिस सर्विलांस और हिस्ट्रीज और जो उनकी जो हिस्ट्री शीट्स जो मेंटेन की गई है उनसे रिलेटेड बात करता है मलक सिंह केस। विच आर्टिकल, इसका ऐसा रखना, मालिक हिस्ट्री देखेगा, ठीक है। खड़ग सिंह के डोमिसाइल पे रात को नहीं जाना है पुलिस को, उसके पास खड़ग सिंह के पास उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। और नीर राजा, ये हमारे राजा हैं इसलिए हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेबर्स के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। Which article of the Indian Constitution mentions that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India? इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बना दिया है वो जितने भी कोर्ट्स हैं इंडियन टेरिटरी में उन सब पे लागू होगा? अब आप बोलोगे मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह तो वो एक्सेप्शन चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट ये कहाँ मेंशन है डायरेक्टली पूछ रहा है। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 141 में, ठीक है। 141 बोलता है कि भाई इसका जो वो है वो सारे अक्रॉस इंडिया में लागू हो जाएगा। आर्टिकल 151 में CAG है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को, फिर वो आगे लेजिस्लेचर के आगे रख देंगे, ओके। 147 है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। 137 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रिविलेजली, वो अपना खुद का जो जजमेंट है उसको रिवाइज कर सकता है। कहाँ मेंशन है? 137 में। ये बहुत नंबरिंग याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबरिंग याद कैसे होगी जब तुम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो बार बार पढ़ोगे ना, कम से कम 2-3 बार पढ़ लोगे तो तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हम देखते हैं। The original jurisdiction extends to any dispute between the government of India, one or more states, or between the government of India or any state or states on one side and one or more states on the other side, or between 2 or more states, ठीक है। हम पढ़ गए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के पास जा रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, नहीं, ओरिजिनली ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। जैसे इंडिया वर्सेस स्टेट, या इंडिया वर्सेस बहुत सारे स्टेट्स, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, या फिर इंडिया प्लस कुछ स्टेट्स वर्सेस कुछ स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो भी मैटर है वो सब कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ए वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जब हमारा ए करेक्ट है तो हम इसको हटा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? Appellate jurisdiction extends when the union plus some states are on one side and some other states on the other side of the dispute। मैंने आपको बताया था appellate jurisdiction वो होता है कि पहले हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, appellate jurisdiction, ठीक है। और ये जो है ना कि भाई यूनियन और सम स्टेट्स है, इंडिया प्लस कुछ स्टेट्स है और वर्सेस में कुछ स्टेट्स है, तो ये तो ओरिजिनल पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, appellate नहीं है ये, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। जब बी गलत हो गया तो हमने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया ए एंड सी, ठीक है। फिर भी हम सी देखेंगे, डी भी देखेंगे। आर्टिकल्स 129 से 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि भाई, और इसमें उसको पावर भी दी गई है कि जो अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए वो पनिश कर सकता है, ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब देखो 129 142 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है। अपन ने हाई कोर्ट का देखा था, पार्ट 6 में था। फिर हमने एक नंबरिंग देखी थी जिसमें एक का एडिशन 6 हो रहा था, एक का एडिशन 7 हो रहा था। तो जो 6 हो रहा था वो क्या था? 214 था शायद, एक था 231, है ना। 2 4 5 6 7 और 231 का कितना था? 6, हाँ। तो वो क्या था? 214 से 231 पार्ट 6 में,
ठीक है। तो ये क्या था, इसमें क्या था, हाई कोर्ट का जो था वो मेंशन था, कौन सा आर्टिकल में, इनमें। और 129 से 142 किस में मेंशन है, ये है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 214 और 231 हाई कोर्ट का, और इनमें क्या है 10, 9, 10, 12, और इसमें भी एक 7 है, ये 142। ये देखो इतना इतना, ये 142 है लास्ट वाला, उनका क्या था 214। इतना कंफ्यूजिंग है ये। 214 हाई कोर्ट का स्टार्टिंग है, 142 सुप्रीम कोर्ट का एंड है। ओके, ये 129 है इसका स्टार्टिंग, और उसका एंड था 231। आसपास ये ना, ये मतलब ऐसे 29, 31 ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, The advisory board under provision of Article 22 of the Constitution is to consist of a person who are or have been or are qualified to be appointed as। जो advisory board बनेगा आर्टिकल 22 में, तो उसमें जो पर्सन होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वो क्वालिफाइड हो वो बनने के लिए, या वो इस पोजीशन पे रह चुके हों, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी पोजीशन है ये पूछा गया है, मतलब इनमें से कौन सी वो पोस्ट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आंसर विल बी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। क्वालिफाइड टू बी और हैव बीन और है आर, या तो वो है या वो रह चुके हैं या वो क्वालिफाइड है ये बनने के लिए जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, फिर तुम इस एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर बन सकते हो आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो सेफ गार्ड है ना 22(4) में, कि किसी को तुम उठा लाए हो सिर्फ शक के आधार पे, तो उसको 3 मंथ रखोगे, तब 3 मंथ से ज़्यादा अगर तुमको रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की तुमको रिकमेंडेशन चाहिए। और उस एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर कौन होना चाहिए, जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो, या वो जज हो ही या फिर रह चुका हो। ओके, ये कौन से वाले में मेंशन है, आर्टिकल 22D में, 4 में, ठीक है। Consider the following statements regarding the Federal Court of India। ठीक है, अब देखो, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन दिल्ली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1937। ये कॉमन सेंस है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस होगा, क्योंकि हमने तो आज़ादी के बाद देखा नहीं है ये कोर्ट। तो 391 में ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि दिल्ली में बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम कैपिटल दिल्ली थी, और इंडियन एक्ट 1935 में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस आए थे, तो उस एक्ट में बना था, और फंक्शनिंग 1937 में स्टार्ट की गई थी। करेक्ट है। It served as the highest judicial body in India until it was replaced by Supreme Court of India in 1950। करेक्ट स्टेटमेंट है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इंडिया में यही थी, और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया था। इंडिया में यही थी, तो बाहर कौन था भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा, इसके जो ऑर्डर है ना फेडरल कोर्ट के अपील्स, वो प्रीवी काउंसिल में भी जा सकती थी जो लंदन में थी, ठीक है, कॉलोनियल ईयर्स में। Consider the following statements regarding the Supreme Court of India। Article 124 of the Indian Constitution provides that there shall be a Supreme Court of India। Article 390 ये आर्टिकल कितना है, 124 में मेंशन है ये, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 124 में ये मेंशन है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम अभी ऊपर करके आए थे ना 124 वाला, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सारे जजेस को, वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 124 में ही है। आर्टिकल 121 डील्स विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले है कि जजेस कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं ना, हमने जो भी किया है वो तुम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में, जैसे हमारी बुराइयाँ चीज़ें उस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, जजेस ने जो किया है वो। फिर पार्लियामेंट कहता है ठीक है, फिर पार्लियामेंट में जो भी लोग कह रहे हैं ना उसके लिए तुम हमें कोर्ट में नहीं बुला सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो ये होता है 121 और 122 एक साथ आ रहे हैं, ये बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। ये 122 में लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि भाई तुम इंक्वायरी नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। अगर किसी बंदे ने कुछ भी बोला ना, चाहे गाली गलौज भी कर दिया या कोई धमकी वगैरह भी चीज़ें हो गई है, तो उसके अंदर जो चीज़ें हो रही है ना पार्लियामेंट के प्रोसीजर में, उसमें तुम नहीं इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, 122 में। और जो कोर्ट जो बोल रहा है ना उसको तुम नहीं डिस्कस करते हो, अनलेस कोई फॉर्मल रिमूवल या इम्पीचमेंट की बात नहीं हो रही, तब तक तुम डिबेट नहीं कर सकते हो कि जज ने ये कह दिया या अपने ऑफिशियल कंडक्ट में जज ने वो कह दिया। ओके, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स कम्स अंडर, कितना रिपीट हो रहा है देखो, 2 स्टेट्स के बीच में अगर वो डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कौन से ज्यूरिस्डिक्शन में आएगा, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में। इतनी बार पढ़ चुके हैं हम। आर्टिकल 131 एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन, इसको ऐसा रखना, एक स्टेट दूसरा स्टेट बीच में सुप्रीम कोर्ट। 131 एडवाइजरी कहाँ आएगा, 143 में, ठीक है। प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट के जज से कि भाई आप हमें एडवाइस हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, ठीक है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एडवाइस देना बाइंडिंग भी होता है, दूसरे मैटर पे बाइंडिंग नहीं होता है। एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट से अपील आएगी 132 134 में, और रिट जो है वो फंडामेंटल राइट है ही आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल लेइंग आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड दैट डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी वाज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन से केस में बोला था कि जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है अपनी पॉलिटी का वो एक एसेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर है? तो इनमें से कौन से केस में बोला था? मैंने आपको बोला था ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक जुडिशियल इन्वेंशन है, तो ये केशवानंद भारती केस में ही बोला था ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर वाला। ओके, रोमेश थप्पर केस में बोला था, ठीक है, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात की गई थी। AK गोपालन केस में आर्टिकल 21 जो है उसका बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन क्या था कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। नैरो इंटरप्रिटेशन क्या था, बिल्कुल जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की जो लॉ में लिखा है वही ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी खुद के इंटरप्रिटेशन से हमें देखना। तो हमने इसका बहुत ही छोटा सा वो कर दिया था, आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन बहुत ही नैरो कर दिया था कोर्ट ने। और सज्जन सिंह केस में क्या बोला था कि जो ब्रॉड अमेंडिंग पावर्स है ना उससे रिलेटेड था ये केस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इन द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ case, the Supreme Court held that the persons with disabilities are entitled to reservation in promotions under Article 16। ठीक है, हमें पता है कि जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उनके पास ये राइट है। ओके, तो बोला होगा इस केस में, वी डोंट नो, बट ये जो प्रोविजन है करेक्ट है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, तो ये करेक्ट है। इन द शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो बहुत ही रिसेंट का केस है, करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ A and B आर करेक्ट। ये ट्रिपल तलाक तो 2017 में ही वो किया था शायरा बानो केस में, और है ना ये न्यूज़पेपर में भी आया होगा, अगर आपने उस टाइम पढ़ा था, बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में आया था, ऐसे फोटोज वगैरह लगी हुई थी। तो ये बहुत ही रिसेंट का केस है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, शायरा बानो केस। तो बोथ A and B आर करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन डैश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया था? ठीक है, तो हमें सबको पता है 26 जन 1950 में आया था। हम ऊपर एक क्वेश्चन कर गए थे, उसमें हमने पढ़ा था ये कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, वही हाईएस्ट कोर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टिल व्हिच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर हिमाचल प्रदेश? कौन से साल तक जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो अपना ज्यूरिसडिक्शन हिमाचल प्रदेश पे मेंटेन करके रख रहा था? तो 1971 तक। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश को स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था और उसका खुद का कोर्ट बना दिया गया था शिमला में। ओके, तो इससे एक चीज़ ये याद होगी कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिला था? 1971 में। नेक्स्ट देखो, ये शायद एडिट नहीं किया हुआ, लास्ट के कुछ क्वेश्चन है आई गेस, फिर भी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022? ठीक है, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जो है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 18 जुलाई 2022। अभी बिल ही चल रहा है और इस टाइम सेशन चलता भी है, तो कर दिया गया था। फर्स्ट, द बिल अमेंड्स द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। करेक्ट स्टेटमेंट है, अमेंडमेंट कर रहे हैं हम, तो पहले कोई बिल ही रहा होगा, तो 1984 का था। द एक्ट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट्स टू एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स। करेक्ट स्टेटमेंट है, तभी हम अमेंडमेंट ला रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स को हम अलाउ कर दें कि भाई फैमिली कोर्ट्स वो करें, और उनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी दे दिया शायद कि इतने इतने डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे ऐसे फैमिली कोर्ट्स होने चाहिए। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब एंड तमिलनाडु। वाई? पंजाब एंड तमिलनाडु में एक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? वहाँ फैमिलीज नहीं है, वहाँ कोर्ट्स नहीं चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। जब आप फोर्थ को एलिमिनेट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सारों को हटा दो, ये आंसर अपने आप ही आ जाएगा। जब आप इतना इतना टुच्चा सा इतना घटिया स्टेटमेंट बनाया इन्होंने कि फैमिली कोर्ट्स इन 2 स्टेट्स पे लागू ही नहीं होगा। अरे नॉर्थ ईस्ट होता या कोई ट्राइबल एरिया होता तो फिर भी हम ट्रस्ट करते कि ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा फैमिली कोर्ट्स, उनके खुद के कोर्ट्स होंगे, बट पंजाब तमिलनाडु में पूरे स्टेट में ही नहीं होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 and 3। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, दिल्ली का हाई कोर्ट कब बना था? 1966 में बना था। 1971 में उसको हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गया था। ओके, तो दिल्ली का हाई कोर्ट कब आया था? 1966 में, 31 अक्टूबर, डेट याद रखनी हो तो 31 अक्टूबर 1966 में। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश, कौन से साल में पहला हाई कोर्ट आया था इंडिया का? यह आया था 1862 में। ठीक है, उसी टाइम पहला ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर ने पास किया था और उसी टाइम हाई कोर्ट बनाया था। कहाँ बना था? द हाई कोर्ट वॉज बॉम्बे हाई कोर्ट।
ओके, और मद्रास हाई कोर्ट। 14 अगस्त को बॉम्बे, 15 को मद्रास हाई कोर्ट। ओके, सो वी आर डन विद टुडेज सेशन।